हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका सुरजीत सर, SJK सर, राम दुर्गापुर विद्या मंदिर क्लासेस। WBJE कल हुआ था। कल मेरा बैच भी था, वीकेंड था सैटरडे, और सेंटर पे भी गया था। डेट्स वाई मैं कल तो टाइम नहीं दे पाया, तो फास्टली फास्टली मैंने बस आंसर की दे दिया था। तो आज सुबह उठ के ही मैं इसको पेपर को सोचा वीडियो सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर दूं। तो जो स्टूडेंट्स रात में ढूंढ रहे थे वीडियो सॉल्यूशन, आई थिंक उनको शायद मैंने थोड़ा लेट कराया, मॉर्निंग में दिया। तो सबसे पहले ये वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं फिजिक्स का पेपर का, एंड आफ्टर दैट इस पे हम लोग बात करेंगे कि पेपर कैसा था लास्ट ईयर के कंपेयर में, और कितना कट ऑफ जाना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करे पेपर का, वेटेज क्या दे, ये सब लास्ट में कंक्लूड करेंगे हम लोग। ओके, तो जैसे पहला प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट जो ये प्रॉब्लम हमने लिया है, पूछ रहा है कि EMF है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। पूछ रहा है कि सोर्स द बैटरी विल एक्ट एट कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बोल रहा है। अब जैसे हम लोग देख जानते हैं कि ये एक ड्राई सेल है। ड्राई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, केमिकल रिएक्शंस पे इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो इसमें अगर अप्रोच सिंपली इससे करें, हम लोग इससे अगर सिंपली अप्रोच करें, तो आर और ई अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है, अगर इन दोनों के बीच में अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है, तो ये भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का होता है। तो ये कांस्टेंट होने के लिए कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर से बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी स्मॉल कर देने से ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा ये कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस लेके हमने आई फाइंड कर लिया, आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। वी इज इक्वल टू आई आर, वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, ये लिख दिया। इसको हमने इस तरह से कर लिया। अब अगर ये कांस्टेंट यूज करना है, तो जो जो ऑप्शंस को ही देख लेते हैं। अगर कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर से अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या, जीरो, तो इसका ई बाई वन। आर का वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा, आर का वैल्यू अगर कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा, तो ई आर डिवाइड बाई स्मॉल आर हो जाएगा। ई टाइम्स कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर, जो आर का फंक्शन हो जाएगा स्मॉल आर का फंक्शन कर देंगे ना, तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट जनरेट नहीं हो पाएगा। आर इक्वल टू आर कर दिए, तो फिर तो यहाँ आर इक्वल टू आर में फिर तो आर का फंक्शन हो ही गया, तो स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट यूज करने के लिए क्रॉस द सोर्स। और आर से स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट तभी होगा जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से बहुत छोटा हो। ये सिंपल ही था, बस ये जानना था इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर हम इंडिपेंडेंट कर देंगे, तो वोल्टेज अक्रॉस द लोड जो है वो सिर्फ EMF का फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस होता है E माइनस आई आर, ई प्लस आई आर, और E इज इक्वल टू V भी होता है। V जो हम लोग बोल रहे थे, आई प्लस आई आर, आई माइनस, वो सिंपल सा है फंडामेंटल। कोई सा भी अगर इसमें उतना कुछ ज़्यादा है नहीं, कोई सा भी अगर मान लो A और B है, तो VA माइनस VA माइनस VB, E माइनस आई आर भी होता है, E प्लस आई आर भी होता है, और E भी होता है। E उस केस में होता है जब कोई करंट फ्लो नहीं करे। अब करंट तो फ्लो करना ही है यहाँ पे, तो ई तो दे ही नहीं सकते, आई आर को जीरो कर नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन है कांस्टेंट करने के लिए, आर का वैल्यू ही क्या कर लो, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर लो, कंपेयर विद द कैपिटल आर। ओके, हाँ, और किसी में एक्स्ट्रा डाउट होगा तो मैं उसको और भी एक लाइव क्लास भी ले लूँगा। ओके, पहले ये सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो फर्स्ट आई थिंक क्लियर होगा सबको। सेकेंड बोला, व्हेन एन एसी सोर्स EMF, एसी सोर्स है,
EMF दे दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, साथ में बोला कि फेज डिफरेंस π/4 है, फेज डिफरेंस π/4 है, और ये भी बोल रहा है कि RC सर्किट है या RL सर्किट है, दोनों। तो सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया ना इसको बनाना, मैंने सपोज ये RC सर्किट ले लिया फर्स्ट में, आर और सी अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे तो I0 VR ये हो जाएगा, और VC π/2 लैग करता है, VC ये V0 दे दिया। अब ये बोला क्या 45 डिग्री है π/4, तो tan π/4 का वैल्यू लिख दिया वोल्टेज के अकॉर्डिंगली, tan π/4 1, तो यहाँ से XC का वैल्यू 1/ω/C, यहाँ से ओमेगा आ गया वैल्यू इतना। अब अगर आर और सी का अगर हम ट्रीट करें, आर और सी का ऑप्शन से छाटे, ऑप्शन से ही छाटना है आर और सी, तो ये 10⁻³ ओम लेने पे सी का वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 फराड लेने पे ओमेगा का वैल्यू 100 आ जाता है। ये जस्टिफाई नहीं करता है, तो एक हो गया डी ऑप्शन। फिर अगर सिमिलरली LR सर्किट को यहाँ देखते हैं तो अगेन फिर ऐसा ही फेजर डायग्राम बनाएंगे, tan π/4 R/ω/L आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में R और L का वैल्यू पुट करने पे ओमेगा 100 नहीं आता है, दैट्स वाई ये आंसर हो गया हमारा डी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी, ये सब सिंपल ही है जो हम लोग ये सब बहुत बार यूज करते हैं। I=4 I0 cos² 5/2 इतना बार यूज करते हैं ये सब। वेयर φ फेज डिफरेंस, अब डेल्टा एक्स बोल रखा है कि जब लेमडा है तो इंटेंसिटी I है, तो मैंने I=4 I0 और cos² 5/2 का वैल्यू लेमडा देने पे पाई आ गया, और cos पाई का वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, तो जो आई इंटेंसिटी यहाँ दे रखा था उसका वैल्यू हमारा आ गया 4 I0। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है कि ए पार्ट डिफरेंस चेंजेस टू λ/4, तो λ/4 अगर पार्ट डिफरेंस कर दिया तो 5/2 का वैल्यू π/4 आ गया, वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ गया। आई डैश का वैल्यू न्यू इंटेंसिटी वेयर द पाथ लेंथ इज λ/4, ये आ गया 4 टाइम्स I0 मल्टीप्लाई हाफ, और 4 टाइम्स I0 का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा था, वो था I, तो I/2 दैट विल बी इक्वल टू I/2, ये भी सिंपल था। थर्ड फोर्थ I मैक्स यंग डबल स्लिट, अगेन इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए बहुत बार बोलते हैं। यहाँ पे भी दो क्वेश्चंस तो यही दिख गया, एक ये और एक ये। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ पैटर्न। ये सिंपल, ये नहीं I मैक्स इक्वल टू ये भी आता था √I1 प्लस √I2 प्लस 2 टाइम्स √I1/2 cos phi का, यही। अब cos phi का वैल्यू 1 कर देंगे तो मैक्सिमम, तो ये सिंपल इतना बार यूज भी करते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड के रेशियो के टर्म के लिए भी, कि याद ही रहता है। अब इसका रेशियो दिया हुआ है 4, हमने यहाँ पे √I1 I2 को ही x मान लिया, हमको I2/I1 मालूम करना है, बट √अंडर कैलकुलेशन इजी के लिए x मान लिया, तो यहाँ से x आ गया 1/3, बट एक्चुअल में क्या चाहिए I2/I1, तो x को स्क्वायर कर लेंगे हम लोग 1/9, ये भी सिंपल फॉर्मूला पुटिंग था। ह्यूमन आई हैज अप्रॉक्सीमेट, ये इस तरह के क्वेश्चंस अगर जो स्टूडेंट्स नहीं बनाए हैं तो वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनेगा, क्योंकि सिंपल DPI जानने का होता है कि अगर DPI का मतलब क्या होता है, डॉट पर इंच, और एंगुलर स्मॉल दिया ही हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को रिजॉल्विंग पावर से कैसे हम लोग बनाते हैं आई का, अगर पहले से बनाया हुआ है तो थिंक कर लेंगे इजिली, नहीं बनाया हुआ है बोला जाता था इम्पॉर्टेंट है। जो भी एडवांस में नहीं है, जो भी IT एडवांस में नहीं है, वो JEE मेन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस बार का पेपर तो मुझे यही लगा कि WB JEE का नहीं है, JEE मेन का है। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी थे जो एडवांस में पूछे जाते रहे हैं और जा सकते भी हैं, उस क्वेश्चंस का भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट पेपर इस बार का अच्छा था, कट ऑफ तो लोअर ही जाएगा। तो ये हमने आई का जो रिजॉल्विंग पावर जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले DPI डॉट पर इंच, तो एंगल ये दिया हुआ था, स्मॉल एंगल ये दिया हुआ है। अब ये डिस्टेंस, यही दो डॉट ले लिया हमने, डिस्टेंस हो गया 2.54 डिवाइड बाई 300 DPI दिया हुआ है, तो 1 इंच का वैल्यू है 2.5, तो पर इंच, तो डिस्टेंस ये हमने फाइंड कर लिया इतना।
अब ये सिंपल है, स्मॉल एंगल है, ये एक्स बोलो या रेडियस बोलो, एक्स सब एक ही है स्मॉल एंगल के लिए, 10⁻⁻14 रेडियन में है। हाँ, और भी यहाँ ये यूनिट किस में है, रेडियन में है, तो हम लोग को यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब स्मॉल एंगल के लिए आर्क लेंथ हो गया एक्स थीटा और दैट इज इक्वल टू डी, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू डॉट हमको फाइंड करना है। तो x इक्वल टू डी बाई थीटा, डी का वैल्यू पुट कर दिया, ये एग्जैक्ट आता है 14.48 और 14.48 के नियरली जो था वो 14.59, दैट्स वाई हमने ये सी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्फा पार्टिकल, ये सब भी डी ब्रॉगली का इक्वेशंस है, बहुत बार यूज करते हैं हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी इज इक्वल टू एस बाई √2km, दिस इम्प्लाइज। अब हमको काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन चाहिए तो स्क्वायर कर दिया 2km एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे एच कांस्टेंट है और लैम्डा दिया हुआ है कि तीनों पार्टिकल्स के लिए कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया। और मास जानते हैं हम लोग अल्फा का सबसे बड़ा होता है प्रोटॉन का, आफ्टर दैट सबसे छोटा जो होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसी का इन्वर्सली रिलेशन हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन का, देन प्रोटॉन का, और सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, ये सेकंड क्या था, सबसे बड़ा, हाँ, मास सबसे ज़्यादा है अल्फा का, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे छोटा हो जाएगा तीसरा। उसके बाद मास प्रोटॉन का बड़ा होता है तो काइनेटिक एनर्जी उससे छोटा, और मास इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा होता है, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी उसका सबसे बड़ा। तो नंबरिंग है भाई, जब इसको सॉल्व कर रहा था तो दो बार देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबरिंग को ढूंढने में कि पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फिर अल्फा पार्टिकल है और ये प्रोटॉन है। जो लोग बना रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में उनको भी बस मास का रिलेशन चाहिए था। तो पहला इलेक्ट्रॉन है, अब सबसे मास छोटा है इसलिए सबसे काइनेटिक एनर्जी बड़ा, और तीसरा है सेकंड में। अगर अल्फा पार्टिकल का मास देखें तो सबसे बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन से मास बड़ा जो है वो प्रोटॉन का है, और सबसे बड़ा अल्फा, इसलिए सबसे छोटा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा सेकंड का, और सबसे बड़ा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, जो फर्स्ट ऑप्शन है। जब ये जैसे मान लिया कि डी ब्रॉगली ये कैसे आता है, अगर ये और भी डेप्थ में चाहिए तो वो हम लाइव क्लास में जैसे स्टूडेंट्स पूछेंगे तो वो मैं कर दूंगा। हाँ, ये क्वेश्चंस जब मैं बना रहा था तो थोड़ा मुझे टाइम लगा था, क्योंकि ये मैक्स और मीन देके ना थोड़ा डेविएट कर दिया, थोड़ा टाइम, अब ऐसा नहीं कि 10 मिनट लग गया था, बट थोड़ा था। अब बोला क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम, इससे अब सपोज यहाँ पे बहुत हाई एक रेसिस्टेंस लगा देंगे, हाई रेसिस्टेंस अगर लगा देंगे तो इधर करंट जाएगा ही नहीं, ये वर्क करेगा क्या, जेनर डायोड नहीं। बाकी ये फंडामेंटल बहुत बार यूज होता है, जेनर डायोड ऑलवेज रिवर्स बायस में यूज होता है, तो हमने यहाँ 0 10 रिवर्स बायस है, करंट ऐसे आ रहा होगा इसलिए हमने इधर 0 और इधर 6 दे दिया। तो आर एस के क्रॉस में अगर कुछ भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो 10 - 6 जो है वो 4 तो रहेगा ही, चाहे आर एस हम कितना भी कर दे। और जेनर डायोड का काम ही है कि अगर वो वर्क कर रहा है, अगर उसमें थोड़ा भी करंट जा रहा है, वर्क कर रहा है, तो वो हमेशा रिवर्स बायसिंग में होगा, और साथ में जिसके पैरेलल लगाए हैं ना हम लोग, उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस वो कांस्टेंट मेंटेन करेगा ही करेगा, 6 वोल्ट ही करेगा, चाहे उसमें कुछ भी हो। अगर वो वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 6 वोल्ट, दैट्स वाई ये हमने 4 कर दिया इसको, 10 - 6 4। अब पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम आर एस का वैल्यू बताओ, मैक्सिमम आर एस का। अब आर एस का वैल्यू मैक्सिमम कर देंगे तो करंट इसमें क्या जाएगा, मिनिमम ही जाएगा। तो दो करंट था, एक 40 और एक था 10, और 10 मिली एम्पियर और 40 मिली एम्पियर के बीच में ही ये जो है वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। तो आर एस मैक्सिमम करते समय हमने सिंपल यहाँ से आने वाला करंट जो है वो 10 - 6, तो 4 डिवाइड बाई आर एस मैक्सिमम, अब दो पैरेलल में डिवाइड होने वाला है, सामने वाले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, हमने करंट पासिंग थ्रू द जेनर डायोड लिख दिया। अब ये वैल्यू हमने 10 वाला लिया है, क्यों, क्योंकि आर एस अगर मैक्सिमम है तो करंट क्या जाएगा जेनर डायोड में, मिनिमम। अब आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस आर जेड, अब रेसिस्टेंस ऑफ जेनर डायोड, ये मालूम ही है डायोड है, वो रेजिस्टेंस ऑफ जेनर डायोड जो है
वो बहुत छोटा होगा ही होगा रेसिस्टेंस ऑफ लोड से। तो डेट्स वाई हमने आर एल प्लस रेसिस्टेंस ऑफ जेनर डायोड का वैल्यू हमने आर एल लिख दिया और इसको कैंसल आउट कर दिया, ये 1 में कन्वर्ट हो गया। तो 4 डिवाइड बाई आर एस मैक्सिमम ये आ गया, तो आर एस मैक्सिमम का वैल्यू 400 ओम आ गया। जो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और कुछ और सॉल्यूशंस है ही नहीं इसका। मिनिमम और मैक्सिमम करंट वो इसीलिए दिया है। ओके, 8 नंबर तो इसको हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन से भी कर सकते थे, बट मुझे जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 0001 ये 2-3 करने पे ही आ जाता है। तो बाकी मैथमेटिकल रिलेशंस से भी ये आ जाएगा अगर बनाएंगे तो। बाकी हमने ये वैल्यू बस पुट किया, 00 में सी डी छट गया था और 01 में सी डी छट गया तो ए बी बचा था, तो 01 में बस एक ही आया 1, 01 में 1 आया, तो ये 01 में तो ये 0 दे देगा और 01 में ये 1 दे देगा, तो आंसर जो हो गया हमारा ए। ये सिंपल था, ये सब क्वेश्चन सिंपल में ही आते हैं। 9 नंबर में इसने बोला कि जो बोर्स का जो पॉस्टुलेट था एम बी आर इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। अब बोला यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल नहीं लेना है, तो ये हमने यहाँ कुछ पहले के लिखे हैं समझने के लिए। एम बी आर इक्वल टू एन एस बाई 2 पाई, और ये जो फोर्स लिखते थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स जो सेंट्रिपेटल फोर्स का काम करता था, तो वहां से ये वैल्यू आता था। तो ये वैल्यू याद भी रखते ही, एन इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और अगर इसको एनर्जी से रिलेट करें तो या पहले जो हम लोग यूज करते थे एनर्जी, अगर सिंगल एक फोटोन का यूज करो एच म्यू ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, या गैप से अगर कराना है तो पहले जैसे करते -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन वन स्क्वायर -1 अपॉन एन टू स्क्वायर। ये तो अब जो बोल रहा है कि यहाँ पे एम बी आर इक्वल टू के एच अपॉन 2 पाई। अब के 1 2 3 4 नहीं है, के हो सकता है क्या 2 हो सकता है, देन 4 हो सकता है, 6 8 10, क्योंकि इवन इंटीजर बोल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमने जेड का वैल्यू तो वही है, कोई चेंज हुआ ही नहीं है। जेड हाइड्रोजन के लिए बोल रहा है तो जेड का वैल्यू 1 ही ले लिया हमने। बस यहाँ चेंज क्या हुआ है, तो एन स्क्वायर। अब एन जो है यहाँ पे हमारा एन जो हम लोग फाइंड करते थे, तो एन स्क्वायर यहाँ पे ऑर्बिट तो होता ही था, और साथ में वो एन एक्चुअल में ऑर्बिट नहीं होता था, एन एक्चुअल में इंटीजर हम लोग लेते थे, और वही नंबर भी बोल देते थे कि फर्स्ट सेल सेकंड सेल, और वहाँ पे भी n12 यूज होता था। तो बोर्ड्स का था कि हमारा n जो है यहाँ इंटीजर, उसी के अकॉर्डिंगली ऑर्बिट भी है या सेल भी है। बट यहाँ पे तो n इवन हो गया, n इवन हो गया, तो हमारा पहला जो एनर्जी आएगा ना, वो आएगा -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो n का वैल्यू अगर हम यूज करेंगे तो 1 तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि इवन है, तो पहला जो एनर्जी लेवल आएगा वो 2 का 4, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पहला एनर्जी आ जाएगा। और दूसरा अगर एनर्जी देखेंगे तो दूसरा हमको एन का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 4 4 4 जा 16, तो 0.85। अगर इस एनर्जी गैप का हम बात करें तो इन दोनों को अगर घटा देते हैं तो 2.55 आता है। तो लेमडा मैक्सिमम लेमडा मैक्सिमम को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये 1240 का यूज करते हैं, और यहाँ पे दिया भी हुआ है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फेरीमीटर में, और बहुत बार यूज भी करते हैं इसको। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले और इसको अगर हम, तो लेमडा का वैल्यू नैनोमीटर में आता है, तो वही हमने 1242 दिया हुआ था, इसको डिवाइड किससे करना है, यही एनर्जी का गैप आया, डिवाइड किससे करना है 2.55, तो ये 487 आ गया। अब एक्चुअल में हम विजिबल, इसको थोड़ा हमने कंफर्म भी कर लिया, ये मुझे रिजल्ट याद था और बनाते बनाते याद हो जाता है, स्टूडेंट्स को भी याद हो जाता है। विजिबल रीजन जो होता है वेवलेंथ का, वो 0.4 से 0.7 10⁻⁻⁶ होता है, मतलब और 2
और 2 अगर 3 ले ले तो ये 10⁹ में आ जाएगा। तो 400 से 700 ये आता है, और 400 से 700 में दो ही ऑप्शंस था, तो ये दोनों तो होता ही नहीं। कुछ भी हो, बोर्स का पॉस्टुलेट्स कुछ भी हो, बट विजिबल जो रीजन है वो तो यही है ना। तो विजिबल रीजन में 409 से 487 दोनों आ रहा था, और साथ में बोला था कि क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हम ऐसे भी छाट सकते थे कि वो क्या होगा, 487 होगा। बाकी हम एग्जैक्ट बना के भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने ये दोनों क्यों लिए, क्योंकि हमको लेमडा मैक्सिमम चाहिए, और लेमडा मैक्सिमम चाहिए तो डेल्टा ई का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ डेल्टा ई का वैल्यू जो मिनिमम है हाइड्रोजन एटम का, वो तो पहला पहला जो n का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 2 ही ले सकते। तो 2 से कहाँ जाएगा, 2 से एक ही एनर्जी गैप जो है आगे जाएगा। तो हमने डेल्टा ई का वैल्यू मिनिमम करने के लिए यहाँ से यहाँ ट्रांजिशंस करा लिया, और उससे जो एनर्जी का जो गैप हुआ लार्जेस्ट पॉसिबल जो था लेमडा मैक्सिमम, वो ये फाइंड कर लिया। बाकी इस क्वेश्चन को आई थिंक जो लोग नहीं भी बनाए होंगे ना, वो ये भी सोच के कि 400 से 700 होता है, अब यहाँ पे पूछ रहे लेमडा मैक्सिमम, तो एक ही बच रहा है ऑप्शन 487। बाकी ऐसे एग्जैक्टली बना भी सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कभी बोला मास चेंज हो गया बोर्स पॉस्टुलेट्स में, कभी बोला रेडियस अब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली होता है, बोल दिया कि आर का क्यू के प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम पहले भी पूछे जा चुके हैं। हाँ, बट ये बिना बनाए हुए भी हम अपना सही कर सकते थे। 10 नंबर, एंट्रोपी, ये डायमेंशंस का है, सिंपल है। एंट्रोपी का फॉर्मूला जानते हैं, dQ/T, यहाँ से रिलेट कर दिया। बोल्ट्जमैन का भी, यहाँ पे बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला तो सबको याद ही रहता है, बट हमने PV= ये इससे जिन स्टूडेंट्स को नहीं याद रहता वहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये हमने दे दिया एंट्रोपी का, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, β= बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, बीटा बच गया एल का पावर। ये तो सिंपल था, सारे लोग बनाए होंगे इसको। अब ये भी सिंपल था, परसेंटेज एरर में था, तो ये बस जानते हैं कि पावर जो है नीचे आ जाता है। सिंपल फार्मूला वाइज भी सब बना सकते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल था। 4 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए मैंने लिख ही दिया है, 1/3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस 1 टाइम्स, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो 1 टाइम डेल्टा सी बाई सी, 3/2 डेल्टा डी बाई डी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस 127/6 ही आ जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ तो सिंपल वेक्टर है, पार्टिकल इलिप्टिकल पाथ में जा रहा है, और डायरेक्शंस भी मेंशंस किया हुआ है। अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो उसका XY प्लेन में ही मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम तो मालूम है कि उसका डायरेक्शंस क्या है। तो इस पोजीशंस पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शंस Y की तरफ है, और उसका वेक्टर हमने J कर दिया। और दूसरा किसको मल्टीप्लाई करना है, एंगुलर मोमेंटम को। तो एंगुलर मोमेंटम तो x क्रॉस y z की तरफ जा रहा है। अगर पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो I में है, और J में है आपका V। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो अपवर्ड z एक्सिस की तरफ है। अब ये सिंपल सा है, बस डायरेक्शंस अगर हम जानते हैं तो ये बहुत ही आसान से। P हमने J की तरफ कर दिया, और L हमने वर्टिकली अपवर्ड, दैट मीन्स अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेते हैं तो K कर दिया, J क्रॉस के I होता है। ये सिंपल पॉजिटिव x एक्सिस में अल्फा का डायरेक्शंस होगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, ये सब काइनेमेटिक्स में बहुत बार हम लोग यूज किए हैं। यहाँ पे स्लोप, किसी भी ग्राफ का अगर अप्रोच होता है तो स्लोप और एरिया यही देखते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स में स्लोप जो है वो एग्जैक्टली मास इंटू वी स्क्वायर का एक्स में 2v dv/dx, 2 कैंसिल हो गया, और v dv/dx एक्सेलेरेशन, एफ स्लोप tan थीटा =-5 पुट कर दिया। अगर ये थीटा देखेंगे स्लोप तो -5 आ रहा है, तो फोर्स का वैल्यू चूंकि 5 भी था और -5 भी था, तो थोड़ा यहाँ पे जैसे मान लिया बनाया हमने, सपोज मैग्नीट्यूड जनरली फोर्स पूछ रहा है, बट फोर्स विद वेक्टर पूछ रहा है, तो अगर 5 आया तो एक बार देखना चाहिए था। बट जो स्टूडेंट्स ये सीधे 5 आया टिक कर दिया, तो हो सकता है सब कुछ बनाया, ऑप्शन देखने में उन्होंने बस गलती कर लिया। तो ये सब मिस्टेक्स, ये सिंपल है, मैथमेटिक्स का जो है ना ये बहुत ही सिंपल है। ऐसा ऑलरेडी अगर क्वेश्चन हम बनाते हैं, प्रिपरेशन है अगर एक्चुअल में, हाँ अगर सिर्फ WB JEE का है तब तो उनके लिए पेपर बहुत टफ है। बट अगर हम JEE मेंस का एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं, 2 साल अच्छे से पढ़ाई किए हैं, तो ये सब प्रॉब्लम इजी है, ये भी इजी है।
हाईएस्ट पॉइंट पे, पर जानते हैं एंगुलर मोमेंटम एम भी मल्टीप्लाई आर परपेंडिकुलर एच हो गया, बाकी सब वेरिएबल नहीं है, बस यू का फंक्शन पूछ रहा है तो एल इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हमने वही किया, यहाँ का मोमेंटम मल्टीप्लाई आर परपेंडिकुलर, तो ये यू, क्योंकि ये भी सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, एक भी लेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, तो ये ए cos 60 मतलब हाफ, इसका तो 0 हो गया और ये 1 आ गया, तीनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दिया, ये 5a² 4, ये भी बहुत सिंपल है। अब ये बोला क्या, ये भी ग्रेविटेशंस का, अब ग्रेविटेशंस का तो एक प्रॉब्लम डालना फिक्स ही था, तो उन्होंने स्केप पे डाल दिया, अच्छा ही किया। V इक्वल टू 2 टाइम GME अपॉन RE, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, जानते भी हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं भी याद है तो मालूम है, सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी और सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दो और इन्फिनिटी पे 0, वहां से सीधे आ जाएगा। अब बोला यहाँ पे √3V दे रहे हैं, ऑब्वियसली V से ज़्यादा दे रहे हैं, तब तो यहाँ 0 होगा नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फिनिटी पे स्पीड तो रहेगा। तो इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, और फाइनली जो हम लोग करते हैं हमेशा स्केप में, फाइनली एनर्जी ये लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी इनफिनाइट डिस्टेंस पे क्या हो गया, 0। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, V का वैल्यू पुट कर दिया, तो V जो आया 4 टाइम GME अपॉन RE। अब एक्चुअल में V कितना है, √2 टाइम्स, यहाँ पे √2 में 4 है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये डी ऑप्शन आ गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे सिंपल एम्पलीट्यूड्स का अगर समेशन टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस का अगर सम करते हैं तो एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन स्टैंडर्ड है, या अभी जो किया था YDSE में, वो एक्चुअल में एम्पलीट्यूड से ही आता है आई, तो A² इक्वल टू रिजल्टेंट A0² 2 टाइम्स A1A2 और cos phi, यही एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट आता है। अब बोला गया कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी एक्चुअल एम्पलीट्यूड के इंडिविजुअल एक्चुअल के बराबर है, दोनों का सेम है, तो इसको भी A0 कर दिया, ये कैंसिल हो गया, cos phi माइनस हाफ हो गया, तो फाई का वैल्यू 120 डिग्री 2π/3, ये भी बहुत सिंपल है। अब बोला क्या 27 ड्रॉप है, ये सब एक्चुअली करते ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना जो ऑलरेडी जेईई मेंस और एडवांस के प्रिपरेशंस में ड्यूरिंग द लेक्चर सभी लोग करते हैं, तो ये सब अभी वो सब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो अपना स्टैंडर्ड बहुत लो रखते थे ओनली फॉर द WB जेईई, नहीं हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उनके लिए हो सकता है प्रॉब्लम, बट जो लोग क्लास सीखे हैं, जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स को सीखे हैं, तो कोई भी टीचर्स अगर सिखा रहे हैं ना, तो ये सब प्रॉब्लम उनके इलिस्ट्रेशंस में होता ही होता है। और ये सब एक्चुअल में ये सब हम लोग के स्टूडेंट्स जो हैं, जो वो सबके क्लास में भी हुआ है, नोट्स में देख सकते हैं, और नॉट ओनली जो हम लोग के स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई भी अच्छी जगह पढ़ रहे हैं ना, तो सबके नोट्स में ये मिलेंगे। 27 ड्रॉप है, कोलैप्स करके एक बिगर ड्रॉप कर दिया, सबसे पहले हमने रेडियस का रिलेशन फाइंड कर लिया, इनिशियल जो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ड्रॉप है, तो एक ही एरिया होगा 4π², 27 था स्केलर क्वांटिटी, 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू फाइनल तो अब एक ही है ना, बड़ा सा ड्रॉप, तो 1 सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई सरफेस एरिया 4πr², तो ये हमारा यू फाइनल आ गया। अब बोल रहा है क्या, अब यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो अब देखें तो यू इनिशियल 27 टाइम्स 4 है और यू फाइनल 9 टाइम्स 4 है, तो यू इनिशियल ही बड़ा है, तो पूछ रहा है कि रिलेटिव इंक्रीज तो किया नहीं, डिक्रीज हो गया, तो माइनस में तो होगा ही, तो बना भी नहीं सकते थे, सीधे एक ऑप्शन था टिक कर सकते थे, क्योंकि फाइनल में अगर घटा है तो रिलेटिव इंक्रीज क्या होगा, निगेटिव तो होगा ही। हाँ, अगर कोई कॉन्फिडेंटली बनाना चाहता था तो फिर तो यहाँ पे यूज कर तो डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई यू इनिशियल, तो -18/27 -2/3, बट इसको ऑप्शन से भी हम कर सकते थे, क्योंकि फाइनल जो है वो लेसर है कंपेयर विथ इनिशियल, तो नेगेटिव तो होगा ही। हाँ, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, एडवांस नहीं बोल सकते हैं, बट यही बोल सकते हैं, एडवांस में भी पूछ सकता है। बस ये जानने का इसमें है कि जो एक्चुअल में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है थर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट करने पे, तो अब अगर मैं यहाँ 3 ग्राफ है यार, ये सब काइनेमेटिक्स में या फिर इसी ग्राफ में ही बहुत बार यूज होता है, अगर ज़्यादा वेरिएबल है, 2 से ज़्यादा वेरिएबल है, 3 है, तो एक पार्टिकुलर को हम लोग
फिक्स कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर लिया, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर लेंगे तो देखो अलग अलग प्रेशर्स आ रहा है, अलग अलग, तो अलग वॉल्यूम कांस्टेंट पे टेम्परेचर्स तो है ही हमारा तो तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तीनों आइसोथर्मल ही है। तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया जैसे ही, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर तो 3 का दिख रहा है, 2 का दिख रहा है और 1 का दिख रहा है। तो पूछ रहा है कि रिलेशंस बताओ, तो 3 एंड 3 का और 4 का, 3 और 4 का अगर देखते हैं हम लोग, तो एक ही उसका आइसोथर्मल है, तो एक ही तो टेम्परेचर है 3 और 4 पे, उसी लाइन से आ रहा है, वो उसी लाइन से आ रहा है। तो टेम्परेचर्स जो भी है बड़ा या छोटा, 3 से 4 में हमेशा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर्स तो 3 और 4 का सेम होगा। बट ये 1 2 और 3 में अगर कंपेयर करें ना हम लोग, 1 2 में तो है टेम्परेचर कांस्टेंट 1 2, ए का, सी का, ई का, लेकिन तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है। हाँ, हर एक प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट इंडिविजुअल तीनों का अलग अलग है। अब इंडिविजुअल में कौन बड़ा छोटा है, यहाँ से ये कर सकते हैं कि एक फिक्स वॉल्यूम पे जिसका प्रेशर ज़्यादा, तो पी का प्रेशर ये 3 का प्रेशर ज़्यादा है, तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T3 T4 का, T3 T4 सेम है, आफ्टर डैट T2 का, और आफ्टर डैट 1 का। 1 का मतलब 1 पॉइंट का सबसे छोटा टेम्परेचर 1 का, और सबसे बड़ा टेम्परेचर 3 4 का, और 20 का अभी। अब हम लोग जानते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है √2 kT अपॉन m, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, सब याद रखते हैं, तीनों RMS और एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पुट कर देंगे, बस टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड करना था यहाँ पे, और सब कुछ तो सेम ही है और कुछ वैरी कर नहीं रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाता है। बस यहाँ पे मैथमेटिकल ग्राफ देखना था कि क्या होता है। अब ये सब भी बहुत बार कर चुके हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हर एक किसी का मटेरियल बनाओ, किसी का बुक्स बनाओ, तो रहता ही है डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन वाई, ये दोनों के लिए हमने यूज कर लिया, मैथमेटिक्स सॉल्व कर लिया, ये सिंपल है। आगे पुट करके भी बना सकते थे इसको, बट यही सही है। अब इसमें बोला ए से बी और बी से सी, अब बोला टोटल डेल्टा क्यू बता दो। तो पहले ए बी के लिए वर्क कर दिया, ए बी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है, वर्डन तो होगा नहीं, और डेल्टा यू होगा एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, तो एन एफ है डायटोमिक, तो एफ बाई टू आर, और डेल्टा टी हमने कर दिया, तो डेल्टा टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा टी होगा वो पी टाइम्स डेल्टा पी, तो पी है 2p0, और डेल्टा सॉरी वी टाइम्स डेल्टा पी कांस्टेंट। अगर हम लोग रिलेशंस लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही लिखते हैं, तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी, यही लिखेंगे। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये तो गया, तो वी टाइम्स डेल्टा पी, यही क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी। ये सब करते हैं बहुत, तो वी नॉट और डेल्टा पी पी नॉट, तो पी नॉट वी नॉट अपॉन एन 1 है, और आर से डिवाइड कर दिया, ये आर आर को हमने कैंसिल कर दिया। डेल्टा क्यू दोनों का सम, तो डेल्टा डब्ल्यू 0 है, तो 5/2 पी नॉट वी नॉट, यही रह गया। बीसी में आइसोथर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आइसोथर्मल में हीट वर्डन के बराबर, और वर्डन एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, एन वन आर, और टी यहाँ आइसोथर्मल है, तो 2 टाइम्स पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर बोल दो, या 1 टाइम्स पी नॉट मल्टीप्लाई 2 वी नॉट अपॉन एन आर बोल दो, तो ये भी आर कैंसिल हो गया, और 2 टाइम्स पी नॉट एल एन टू बच गया। एल एन टू का वैल्यू स्टैंड दे रखा है कि 0.7 लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3, बट यहाँ एल एन का दे ही रखा है, नहीं देता तो ऑब्वियसली फिर बनता भी नहीं, क्योंकि एल एन टू सब लोग याद तो रखते नहीं है, लॉग याद रखते हैं। तो यहाँ log 2 का वैल्यू पुट कर दिया, तो 0.7 मल्टीप्लाई टू 1.4, 2.5, और 1.4 3.9, ये भी सिंपल था। हाँ, बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनामिक्स तो आता ही है, स्कोरिंग होता है, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ना, ये सब बहुत बार करते हैं ऑलरेडी, हम लोग सीखने में करते हैं। माइनस क्यू यहाँ पे फील्ड 0 है, फोर्स 0 है, यहाँ से स्लाइडली ऊपर ले जाओ, तो अब ये अट्रैक्टिव लगाएगा। अब ये एसएचएम का कंडीशंस होता है, उसमें बहुत बार करते हैं हम लोग, ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, ये सब बहुत बार किया हुआ रहता है। तो अब ये वाला फोर्स तो कैंसिल हो गया, तो इधर में फोर्स बचा, तो फोर्स का वैल्यू बस sin थीटा का वैल्यू आया, पुट कर दो,
और मेंशन ही है कि वाई स्लाइटली है, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सारा कांस्टेंट हो गया, और यही ओमेगा स्क्वायर है टाइम पीरियड के रिलेशंस के लिए ओमेगा का फाइंड करने का, यही यूज किया जाता था ज़्यादा। यहाँ फोर्स क्या है, नेगेटिव ऑफ माइनस वाई। ये जो स्टूडेंट्स पढ़े एसएचएम ये सब कॉन्सेप्ट जानते हैं, उनको सीधे ऐसे ही मालूम है, वो माइनस वाई करके तो वो निकल भी गए। 23, हाँ ये एक अच्छा प्रॉब्लम है जिसको एक्चुअली में मैं जब इसको बना रहा था तो एक ही बार में नहीं बनाया, मैंने अपने राइटिंग पैड पे रब किया, आफ्टर डेट बनाया, दो दो बार मुझे ये करना पड़ा। तो अब जैसे यू है, अगर इसको बोले तो हाँ ये एडवांस लेवल का है, हाँ बट एडवांस में भी अच्छा लेवल का नहीं है, बट एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं गुड क्वेश्चंस फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। डब्ल्यू बी जेई में तो ऑब्वियसली पूछा है तो अच्छा ही है। यू का रिलेशन दे रखा है यहाँ पे, यू का रिलेशन दे रखा है और पूछ रहा है कि अगर एडियाबेटिकली प्रोसेस है तो कौन सा प्रोसेस जो है वो डिनोट्स करेगा। तो एडियाबेटिक के लिए हमने सबसे पहले ये यूज कर लिया, डी यू डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू जीरो किसी भी एडियाबेटिक के लिए, तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब डी यू दिया हुआ है तो डी यू हमने सबसे पहले लिख दिया, यू दिया हुआ है तो सबसे पहले हमने डी यू को लिख दिया। अब ये हमने डी डब्ल्यू, हाँ ये डी डब्ल्यू लिखा है यहाँ पे, डी डब्ल्यू लिख दिया तो डी यू ये आ गया। अब अगर डी यू को देखें हम, डी यू को माइनस पी डी वी, माइनस पी टाइम्स डी वी। अब यू को हमने पी के टर्म में एलिमिनेट कर लिया, क्यों, क्योंकि सबको एक इंटीग्रेट करेंगे ना, हर एक वेरिएबल को अलग कर देंगे हम लोग, मतलब दो वेरिएबल तो दो, अगर डी यू है और डी वी है तो सबको यू और वी में हमने एलिमिनेट करने का कोशिश किया। तो डी यू इधर छोड़ दिया, पी को हमने यू और वी में एलिमिनेट कर दिया, रूट अंडर यू डिवाइड बाई ए बी और ये डी वी। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इंटीग्रेशंस लगा दिया, क्योंकि जब तक हम अगर एलिमेंट्री फॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसी के वेरिएबल में नहीं रखेंगे तो हम रिलेशंस नहीं प्लॉट कर सकते। इसका इंटीग्रेशन इधर कर दिया और इसका कर दिया, कांस्टेंट जनरल कांस्टेंट ले लिया, लिमिट तो मालूम है नहीं, लिमिट यहाँ मालूम है नहीं, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट मिला के हमने यहाँ कांस्टेंट कर दिया, डिफरेंट इंटीग्रल की जैसा। तो यहाँ से आ गया रूट अंडर यू, हाफ हाफ तो कैंसिल, कांस्टेंट में वो चला गया, और ये आ गया माइनस वी अपॉन रूट अंडर ए, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया। अब हमने यहाँ दोनों तरफ ना रूट अंडर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, वो अगेन कांस्टेंट में भेज दिया हमने उसको, तो ए पी ए रूट अंडर ए हो गया, और यहाँ रूट अंडर ए चला जाएगा, ये बच जाएगा। अब अगर रूट अंडर वी को कॉमन ले ले तो ए पी प्लस वन। अब हमने यहाँ जब वापस आके देखा ना तो उसको वी रूट अंडर में नहीं है तो स्क्वायर कर देंगे, कांस्टेंट का स्क्वायर तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ए पी प्लस वन का स्क्वायर और मल्टीप्लाई वी के टर्म में ये कन्वर्ट हो। तो ये थोड़ा सा था एग्जामिनेशन सॉल्व में, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ जिसकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है वो एग्जैक्टली कर लेगा ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन सॉल्व में, बट फिर भी डब्ल्यू बी जेई में ऐसे क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट, एक दो क्वेश्चंस तो देते हैं, तो बाकी ये अच्छा क्वेश्चंस था डब्ल्यू बी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ये भी है अर्थिंग करना है, जैसे ही अर्थिंग किया यहाँ का पोटेंशियल क्या जीरो। अब यहाँ पे सपोज कि जो भी चार्ज चार्ज से आया या गया वो क्यू हो गया, क्योंकि अंदर का चार्ज दिया हुआ था बाहर का नहीं, अंदर में दे दिया हमने आर। अब इस क्यू का वैल्यू, इसका पोटेंशियल जीरो होगा, डेट्स वाई इस क्यू का वैल्यू फाइंड कर लिया माइनस क्यू। अब पूछ रहा है यहाँ पे बीच में एक 3r/2 पे, तो इसका और इसका दोनों का हमने पोटेंशियल लिख दिया, एक इसका बाहर में 3r/2 और बाहर वाले का अंदर में, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, सेल है तो भी लिख दिया। ये भी सिंपल क्वेश्चंस था, ज़्यादा था नहीं। ये एक्चुअली में हम लोग कराते हैं कि कोलंबियन लॉ जो है फोर्स ऑफ इंटरैक्शंस, अगर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग इसको अगर डील नहीं करते हैं ना उन बच्चों को ये प्रॉब्लम हुआ होगा। सपोज अगर वैक्यूम है तो कोलंबियन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हम लोग लिखते हैं Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर बीच का डिस्टेंस अगर आ रहा है तो ये लिखते हैं हम लोग फोर्स, ये फोर्स लिखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। हम अपने
बच्चों को बहुत बताते भी थे कि ये इंपॉर्टेंट है, कोलम्बियन फोर्स को और टोटल फोर्स में डिफरेंस होता है, याद रखना। तो यहाँ पूछ रहा है कि फोर्स बिटवीन, बस पूछ रहा है सारा नहीं, बस क्यू ए और क्यू बी एक दूसरे को कितना फोर्स लगा रहे हैं, बस वही देखना है। टोटल फोर्स ऑन ए, टोटल फोर्स ऑन बी, ये सब कुछ नहीं फाइंड करना है। तो अगर बीच में वैक्यूम है मीडियम अप टू इन्फानाइट एक्सटेंस, तो फोर्स ये होता है। अगर बीच में हम थोड़ा सा इतना मीडियम डाल देंगे ना, तो ये अफेक्टेड नहीं होगा, मीडियम अप टू इन्फानाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो वही है, बीच में क्या है, थोड़ा सा यहाँ इधर इधर बाहर में सब क्या है, वैक्यूम ही है और फ्री स्पेस है। तो इतना सा मीडियम अफेक्ट तो करेगा नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस बस देखा सी, और चार्जेस देखा क्यू ए और क्यू बी, और ज़्यादा स्टैंडर्ड तक मीडियम क्या है, वैक्यूम है। तो Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, सिंपल। हाँ, अगर टोटल फोर्स पूछता तो इंडक्शंस वाला भी सब फाइंड करते हैं, मीडियम का भी देखते कितना है नहीं है, और इंटरैक्शंस पूछ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 ये भी आसान था बट अच्छा था। 26 ये सिंपल है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। पोटेंशियल का जो स्लोप होता है वो एक फील्ड देता है, माइनस माइनस लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ अगर स्लोप देखें हम मैग्नीट्यूड वाइज तो 2 है और -2 देंगे, यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज सॉरी ये -2 है तो स्लोप नेगेटिव है, तो माइनस के साथ ये 10 डिवाइड बाई 5 तो 2 हो जाएगा, और इधर 10 डिवाइड बाई 2 ये का वैल्यू क्या है 2, तो ये 5 हो जाए। स्लोप नेगेटिव तो फील्ड पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो फील्ड नेगेटिव। तो एक ही ऑप्शन है, ये सब सिंपल है। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर जिनको ये फॉर्मूले याद होंगे ना, ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो अभी हमने लिखा, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम मिलते हैं। ये ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारा बार जो लोग जेई मेंस का और या नीट का प्रिपरेशंस करते हैं ना, उनको ऐसे मिलते हैं कि अगर दो चार्जेस मूव कर रहे हैं Q1 Q2 के टर्म में, हमने तो यहाँ Q कर लिया, यहाँ पे Q1 Q2 के टर्म दो चार्जेस हैं और दोनों का आमने सामने हमेशा अगर है, तो अगर फोर्स बैलेंस हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो ये जो रिलेशंस है वो डायरेक्ट यूज भी करते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू इतना, या फिर एफ ई का वैल्यू हमने एफ बी के बराबर कर दिया। तो यहाँ पे बस मैंने उस रिलेशंस को थोड़ा प्रूफ कर दिया है कि जो लोग नहीं जानते होंगे वो जान जाएंगे, और बाकी ये वी स्क्वायर इक्वल टू ये तो डायरेक्ट रिजल्ट्स में ही यूज करते हैं हम लोग फॉर्मूला, कि वी इक्वल टू अगर सी हो जाएगा तो ये बैलेंस हो पाएगा। जैसे देखो मैंने क्या किया है, जो अगर मैग्नेटिक फील्ड देखे एक के रीजन से दूसरे जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, तो एक के मूवमेंट से करंट हो रहा है और उस करंट के रीजन से डी डिस्टेंस पे हमने डी को जनरली आर ले लिया है, तो कोई इशू नहीं है। म्यू नॉट बाहर से बढ़ला, ये क्या है बाहर से बढ़ला, म्यू नॉट टाइम्स आइडियल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा, यही लिखते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये हमने बायट सेवर्ट लॉ से लिख दिया। आई डी एल को हमको एलिमिनेट करना है, आई डी एल को हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम डी एल। अब यहाँ एलिमेंट हम टाइम में करेंगे, चार्ज में नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज वही मूव कर रहा है। तो एलिमेंट जो हम लेना चाहेंगे यहाँ पे टाइम में, टाइम कंटिन्यूसली मूव कर इंक्रीज हो रहा है, और लेंथ स्पीड से मूव कर रहा है, तो लेंथ डीएल में एक्चुअली यहाँ पे है ही। तो आई को मैंने डी क्यू बाई डी टी नहीं लिखा, क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। आई को हमने क्यू अपॉन टाइम, और टाइम छोटा सा एलिमेंट दे दिया, और डीएल का वैल्यू डीएल कर दिया, और फिर डीएल बाई डी टी को हमने वेलोसिटी से इक्वेट कर दिया। तो आई डी एल की जगह हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो हमारा कन्वर्ट होके हो गया म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी और बी का वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया यहाँ पे। अब एफ बी का वैल्यू ये लिख दिया, और एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक मालूम है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, बस सिंपली इक्वेट कर दिया, क्यू स्क्वायर कैंसिल और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वो भी कैंसिल, म्यू नॉट तो बच गया क्या, इधर म्यू नॉट और इधर एप्सिलॉन नॉट। तो वी स्क्वायर का वैल्यू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और सी जानते हैं कि वो रूट अंडर इतना, तो इसका मतलब वी स्क्वायर क्या है सी स्क्वायर है, तो वी इक्वल टू सी।
तो ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग तो याद रखते हैं और जो नहीं रखते हैं तो बस यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशंस है। आईडीएल को एलिमिनेट करना है, कैसे हो गया, क्यू मल्टीप्लाई भी आईडीएल क्यू भी अगर लिख देंगे तो सिंपल हो जाएगा। नाउ 28, ये जब मैं थोड़ा जल्दी में बनाया तो -1 नहीं देखा, फिर मैंने 1 पहले 1 हमने आंसर सब टिक करके दिया था बच्चों को तो 1 दे दिया था। बट सिंपल है, देखो मैं भी मिस्टेक्स किया, बस देखने में ऐसे बच्चे भी करते ही हैं। पहला ही ऑप्शन दिखा 1, मैं जल्दी जल्दी कल ही पोस्ट करना था ग्रुप में तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया था, तो मैंने देखना ही कि जेड की तरफ नहीं आ रहा था, फोर्स किधर आ रहा था, नीचे आ रहा था। और ये सिंपल है, का बी वेरिएबल है, बी वेरिएबल है तो एलिमेंट लोगे, एक्स पे डी एक्स एलिमेंट लिया और फोर्स आइडियल क्रॉस बी, तो टोटल फोर्स आइडियल क्रॉस बी में हमने एलिमेंट को आई डीएल की जगह डी एक्स और बी का वैल्यू पुट कर दो, जो ए से 2a तक इंटीग्रेट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगा। हाँ, और डायरेक्शंस अगर देखोगे आई डी एल क्रॉस बी ऊपर में है, बी डॉट में है, बोल रखा है, तो आई क्रॉस के -j होता है तो नीचे आ जाएगा। सिंपल था इंटीग्रेशन से। ओके, 29 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग लगाते हैं कि अगर असिस्टेंस अगर आ जाएगा, और या भी बोलते हैं कि जो फ्लक्स जो चेंज होता है वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाता है। चेंज इन फ्लक्स जैसे देखो, और असिस्टेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाते हैं, वो चेंज चार्ज का चेंजेस के प्रोपोर्शनल हो जाता है। रेसिस्टेंस तो ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, तो चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन और फ्लो ऑफ चार्ज, ये लिखते हैं टाइम से इंडिपेंडेंट। तो उसी का एक क्वेश्चन था, उसको ऐसे हम लोग यहाँ पे प्रूव भी, ये तो स्टैंडर्ड है, इम्पॉर्टेंट है, ये रिजल्ट यूज करते हैं हम लोग बहुत बार, तो एग्जाम में बनाएंगे तो सीधे यहीं से यूज करके बना लेंगे, बट मैंने थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा लिख दिया, इज इक्वल टू आई आर, यही है फ्राडे का इंड्यूस ईएमएफ। और किसी भी लूप में अगर करंट रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट जा रहा है, तो आई आर, और ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैग्नीट्यूड वाइज, वो हमने लिख दिया। आई का वैल्यू डी फाई आई डी टी का वैल्यू डी क्यू कर दिया। अब डी और डी को हमने डेल्टा से एलिमिनेट कर दिया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। बोल ही रखा है कि फ्लक्स 5 वेबर चेंज हो रहा है, तो 100 ओम का रेसिस्टेंस है, तो चार्ज कितना फ्लो किया होगा, तो ये सिंपल यहाँ से आ गया 30 नंबर। अब इसमें ना टॉक ही तो जीरो है। अब ये सब जो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में बोर्स का पॉस्टुलेट्स लेके और फिर बी को लेके फाइंड करते हैं, ये सब उसमें करते हैं हम लोग। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू वी क्यू वी क्रॉस बी, एफ ई इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी एम बी स्क्वायर। ये करने की जरूरत नहीं था, ये हमने शायद कुछ और थिंक करके लिख दिया, ये करने का जरूरत नहीं था, वो और कुछ पूछता तो करते। अब यहाँ पे जो भी फोर्स है, जो फोर्स किधर से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, तो किसका टॉर्क लिखेंगे, तो टॉर्क ही तो यहाँ पे क्या है, जीरो है। अब टॉर्क जीरो है तो किसी के साथ एंगुलर मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। सिंपल था, ये भी सिंपल था, ये डिस्कशन करने का। तीनों क्या है, पैरेलल है, 1 2 3 नंबरिंग प्रोसेस कर लो, 1 2 के बीच में 1 2 2 1 1 2 3 है, 3 लगा दो, पैरेलल है, पैरेलल में सीरीज की तरह 3 सी आ गया। इसमें गलती कर सकते थे, अगर ये जो पॉइंट मेंशंस है ना, ये पॉइंट मेंशन है कि लीनियरली तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है 2 0, तो इनिशियल वैल्यू फोर्स का क्या था, तो हमने लीनियरली डिक्रीज करा दिया। एफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डी पी एफ डी टी एरिया दे देगा, एरिया निकाल लो, हाफ एफ नॉट मल्टीप्लाई 0.02, ये वैल्यू कर दिया। मास वी फाइनल, यही पूछ, वी फाइनल दिया हुआ है, सॉरी मास भी दिया हुआ है ग्राम में, तो हमने केजी में चेंज कर दिया। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ था 100 मीटर पर सेकंड, सो वो यूज कर लिया। फोर्स का वैल्यू 500 न्यूटन एसआई में आ गया। ये भी सिंपल था, यहाँ पे मिस्टेक्स कर सकते थे अगर तुम लिनियरली वैरी करा के जीरो नहीं किए हो, कुछ और सोच लियो एवरेज टाइप से, तो फिर वो गलत हो जाएगा।
अब ये क्वेश्चंस था, अब ये क्वेश्चंस में थोड़ा एक जगह कंफ्यूजन हुआ क्या, बट इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता है। टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस मोलर सी भी दे दिया है उसका, और एक जगह दिया हुआ है कि एट कांस्टेंट प्रेशर P1। अब ये भी बोल रहा है कि पी वी का क्यू से प्रोसेस वाइज मूव कर रहा है, और साथ में ये भी बोल दिया है कि V1 से V2 एट कांस्टेंट प्रेशर P1 में है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला थोड़ा सा दो दो हो गया ना। अब V1 से V2 जाना है और प्रोसेस है पी वी का क्यू, तो कांस्टेंट प्रेशर्स पे फिर चले जाएंगे तो अलग प्रोसेस हो जाएगा। तो जैसा इसको मैंने छोड़ के बाकी यूज कर लिया है, तो उससे यही आया है और उसके अलावा कोई आएगा नहीं। C इक्वल टू सी बी प्लस ये पी बी का पावर, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डायरेक्ट सी अगर आ जाएगा तो डेल्टा क्यू सीधे लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहे हैं, x का वैल्यू 3 दिख रहे हैं। तो यहाँ C इक्वल टू सी बी प्लस आर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का वैल्यू जो स्टैंडर्ड है वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, स्टैंडर्ड वैल्यू यूज कर लिया। तो सी भी डायरेक्ट दे ही रहेगा 3r/2 और माइनस r/2 आ गया, तो यहाँ से सी का वैल्यू 1 आ गया। डेल्टा क्यू एनसी डेल्टा टी किसी भी प्रोसेस का अगर सी फाइंड कर लिए तो डेल्टा क्यू आराम से लिख सकते हैं। और वही पूछ रहा था, द टोटल हीट पूछ रहा था। तो एन सी का वैल्यू पुट कर दिया और डेल्टा टी। अब डेल्टा टी जो होगा 1 से 2 में, वो तो P2 V2 माइनस P1 V1 हम यूज कर सकते हैं ना डेल्टा टी आइडियल गैस इक्वेशन से हमेशा। अब P2 V2 माइनस P1 V1 डेल्टा क्यू का वैल्यू अब हमको P1 के टर्म में चाहिए, तो P2 को हमने इस वाले प्रोसेस से चेंज कर लिया कि P2 क्या होगा। तो P2 को हमने लिख दिया P1 V1 और V2 के टर्म में। तो P1 V1 क्यू, V2 का क्यू और एक V2 था इसलिए V2 का स्क्वायर और माइनस P1 V1। तो ये हमारा आ गया। हमने कांस्टेंट प्रेशर P1 ये क्यों दिया हुआ है, ये इसका यूज भी नहीं आया, उससे हो सकते हैं बच्चे कुछ डेविएट करे, बट प्रोसेस फिर अलग अलग हो जाएगा ना। तो कांस्टेंट प्रेशर P1 नहीं बोलना चाहिए, बट जो भी है सेंटेंस वाइज क्वेश्चंस उसमें एक ही ऑप्शंस बैठता है, वो है बी। 34 ये बस Q1 Q2 Q3 फाइंड कर लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो प्लस का Q1 Q2 Q3 हमने फाइंड कर लिया और सबका रेडियस दिया हुआ है। तो इस मिडिल का पूछ रहा है, तो मिडिल का Q1 के कारण KQ1 अपॉन बी, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे हम भी, और ये तो है ही वही सरफेस का। और C का तो अंदर में कांस्टेंट पोटेंशियल होता है इसलिए C दे दिया। अब जिसका जैसा था पुट कर दिया, ये सिंपल था प्रॉब्लम 34 का डी। ये कोई टफ नहीं था, आसान था। अब ये सब बहुत बार हम लोग किए हुए हैं। हाफ का अगर सीधे अगर तुम्हारा F इक्वल टू आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, एल इफेक्टिव का यूज कर लेते हैं हम लोग कब, जब बी कांस्टेंट हो। इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब भी वेक्टर बी कांस्टेंट होगा एल इफेक्टिव, तो यहाँ से यहाँ एल इफेक्टिव कितना लेंथ आ गया, 2r आ गया। तो एबीडी बना लिया, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, नीचे यहाँ पे लगा रहा होगा, और ये इफेक्टिव फोर्स ऊपर लगा रहा होगा। तो फोर्स आई एल इफेक्टिव 2r बी, और दो एबीडी में स्प्रिंग का फोर्स, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, मेंशन है। बैटरी वेरी डाउन यूनिफॉर्म फील्ड बी इतना, व्हाट इज द सेमी सर्कुलर रेडियस आर कनेक्टेड बैटरी सिमिलर स्प्रिंग एफ इक्वल टू आई आर बी आर। तो इंडिविजुअल स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, आई आर बी। ये सिंपल बहुत बार यूज किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बोला क्या है कि हाइड्रोजन एटम से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला और उसको दिया कहाँ, He प्लस को दिया, तो क्या क्या होगा। तो He प्लस को दिया, तो He प्लस का सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया उसका अलग अलग लेवल का। तो -13.6 जेड हो गया 2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। अब हाइड्रोजन एटम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आया, एक्साइटेड स्टेट में था, तो 1 में तो रहेगा ही नहीं, एक्साइटेड स्टेट बोल रखा है। तो वो एनर्जी कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, तो डेल्टा ई सिंपली हमने यूज कर लिया 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अंदर है 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये 4 हमने कर दिया यहाँ पे 4,
और 1/n² जो अब ऑप्शंस है ना, मल्टीपल ऑप्शंस है, तो उसी में पुट करके देख लिया, तो 1/2² माइनस 1/4, नेक्स्ट जो होगा 4 दिया हुआ है तो 4², तो ये वैल्यू हमने देखा तो 10.2 एग्जैक्ट आ रहा था और यही तो मिल रहा था, तो ये पहला जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो गया। अब अगर 4 में गया है और 4 में जाने के बाद अगर कोई पूछेगा कि कितने लाइंस आएंगे, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है n×n-1/2, अगर कोई एक्साइटेशन के बाद हायर ऑर्बिट में चला गया n×n-1/2, 4×4-1 3/2 6, ये दोनों करेक्ट आंसर्स है। अब ये बोल रहा है 4 से 3, जब हमको मालूम है 2 से 4 में जब बैठ रहा है तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ में डेल्टा ई मैक्सिमम करेंगे तभी तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आएगा, और डेल्टा ई मैक्सिमम तो 4 से 2 में आएगा, तो 4 से 3 में आने का तो सवाल ही नहीं है। AC प्लस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम n इक्वल टू 2 से 3, 2 से 4 में हमने डेल्टा ई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने देख लिया कि यहाँ से आ रहा है, तो 2 से 3 में अब आने का बात ही नहीं है, चेक भी नहीं करना है, तो बस एक का वैल्यू चेक करते हैं, उसी से दो ऑप्शंस था A एंड B, और कुछ करना ही नहीं था इसमें 36 में। नेक्स्ट 37, हाँ ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, जनरली यहाँ पे A और B यहाँ पे A और यहाँ पे B जो है ना मल्टीप्लायर BB, वो देखे इलेक्ट्रिकल पाथ ये सब करके पूछा जाता है, सब जगह रहता है क्वेश्चन, बट यहाँ पे दोनों को थोड़ा BB कर दिया। अगर हम देखें R एक पोजीशन वेक्टर है, अगर हम देखें यहाँ पे तो x, ये I का कंपोनेंट हमने x में ले लिया और j का कंपोनेंट हमने y ले लिया। अगर यहाँ से हम टाइम को एलिमिनेट कर दे तो ये सर्कुलर पाथ का है, तो इलेक्ट्रिकल तो होगा नहीं, तो ट्राजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इन XY प्लेन सर्कुलर, ये फिक्स हो गया फिर हमारा। AX और AY चूंकि एक्सेलेरेशंस के लिए बोल रहा था, तो डबल डिफरेंशिएट करके हमने एक्सेलेरेशन फाइंड कर दिया, एक बार वेलोसिटी फाइंड किया और डबल डिफरेंशिएट करके एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन जो है -ω² मल्टीप्लाई वेक्टर r के फॉर्म में है, तो ये वेलोसिटी ये तो होता ही नहीं, तो इसलिए हमने इसको आंसर्स। अब AX AY इन AX एंड AY प्लेन ट्राजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इज ellipse डिनोट्स द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ट्राजेक्ट्री तो इलिप्स कभी है ही नहीं, तो चेक ही नहीं करना है, हाँ बस एक एनर्जी है, ओमेगा तो कांस्टेंट दे ही रखा है। अब अगर एनर्जी, अगर किसी का ट्राजेक्ट्री हमेशा फिक्स हो, अगर कोई सर्कुलर पाथ में ही मूव कर रहा है, ऑलवेज फिक्स ट्राजेक्ट्री है और कंप्लीट लूप है, तो क्या कभी उसका एनर्जी चेंज हो सकता है? नहीं, एनर्जी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसका एनर्जी कांस्टेंट है और ओमेगा कांस्टेंट है, डेट्स वाई E/ओमेगा भी क्या होगा? पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा, और हमेशा ट्राजेक्टरी को रिपीट कर रहा है ना, हमेशा सर्कुलर पाथ को रिपीट कर रहा है, तो कोई सा भी अगर सर्कुलर पाथ को इटसेल्फ ऑलवेज रिपीट कर रहा है, मोशंस को रिपीट कर रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे वापस आ रहा है, तो फिर तो वो होगा ही। हाँ अगर कोई पूछेगा ये SHM है क्या, तो SHM में या तो ऑसिलेटरी होना चाहिए ना, यहाँ तो ऑसिलेटरी है नहीं, वन डायरेक्शनल है, तो SHM नहीं है ये। मैथमेटिकली जो है A इक्वल टू -ω² पोजिशन वेक्टर अगर हम देखेंगे तो पाथ इसका क्या हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा ना, तो ये SHM तो होगा नहीं, तो SHM नहीं है। हाँ बट फिर भी पाथ चूंकि सर्कुलर है और ऑलवेज एक रिपीट कर रहा है इटसेल्फ, तो हमेशा इसका एनर्जी तो कांस्टेंट होना ही चाहिए। और एक्सेलेरेशन एक बार निकाल लिया तो ये इलिप्टिकल पाथ है नहीं, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है नहीं, वो एक्सेलेरेशन जो है वो अगर ω² से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पोजीशन आ जाएगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा, तो 37 का A एंड B, यहाँ थोड़ा थोड़ा थिंक करना था यहाँ पे। अब ये स्ट्रेस हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन, ये लिखते हैं। अब दो मटेरियल दिया हुआ है, इधर लोड है इधर इलोंगेशन है, तो दिया हुआ है कि A और B सेम लेंथ का है, तो L दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया, और एक ही मटेरियल है तो Y तो कांस्टेंट होगा। ये जो है कि Y अलग अलग होगा, ये तो ऐसे ही गलत है, मटेरियल का फंक्शन होता है Y, तो Y कांस्टेंट है। अब बोला क्या, हमने अब फिर से एक वेरिएबल को और कांस्टेंट बना दिया, डेल्टा L इलोंगेशन, इसको एक ही डेल्टा L दोनों के लिए ले लिया, तो एक ही डेल्टा L में A का लोड ज़्यादा है, फोर्स क्या है? लोड का मतलब फोर्स ज़्यादा है, तो सेम डेल्टा L में अगर देखते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया।
तो जिसका फोर्स ज़्यादा उसका एरिया ज़्यादा, तो फोर्स ए का ज़्यादा है इसलिए एरिया भी ए का ज़्यादा है। तो इसमें एक ऑप्शन ए बनता है और दूसरा डी, बाकी दो तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब ये सब बहुत बार सब किया हुआ रहता है, सारे के मटेरियल में है, सारे बुक्स में है, गौसला से यहाँ पे भी देख बोला जाता है कि फॉर आई टी एडवांस एंड जेई मेन गौसला इज इम्पॉर्टेंट। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गौसला एक तरफ और बाकी एक तरफ, तो यहाँ भी देखो गौसला आया ही, तो पेपर बहुत अच्छा सेट हुआ है। तो इसको क्लोज कर दो, गॉसियन सरफेस के लिए क्लोज कर दिया, इधर कर्व वाला जो फ्लैट है ना इसको भी क्लोज कर दिया। तो फाइव टोटल वैल्यू 0 अकॉर्डिंग टू गौसला। 5 1 प्लस 5 2 इसको हमने 5 2 नाम दे दिया और इसको हमने 5 1 नाम दे दिया। 5 1 इजिली अप्रोचेबल है, माइनस एरिया बाहर है, फील्ड ऊपर है, पाई आर स्क्वायर ही, और 5 2 तो 5 2 कर्व से आ गया। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व ये सही है, फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सरफेस नहीं, वो निगेटिव में होगा, गलत है। फ्लक्स इंक्लूज टोटल फ्लक्स इंक्लूज टोटल पूछा ही कि टोटल फ्लक्स इंक्लूज 0 टोटल पूछा है, तो टोटल में बोला था कि हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर। इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता था कि हेमिस्फेयर है तो जो फ्लैट सरफेस है वो तो हेमिस्फेयर का पार्ट नहीं है, तो उससे कुछ कंफ्यूजन हो के ए सिर्फ आंसर बी को सी को छोड़ सकते हैं। बट जब पूछ दिया टोटल तो आई थिंक उसको यही जानना है, इसलिए मैंने भी, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बोलेगा क्या कि इधर ओपन है इधर में सरफेस है, हेमिस्फेयर है, जो ओपन ही रहता है हेमिस्फेयर है। हाँ हेमिस्फेयर है तो सेल तो बोला नहीं, तो फिर तो क्लोज ही होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हेमिस्फेयर है ना तो बोला ही नहीं ना, सेल तो है नहीं ना, हॉलोस्फेयर तो नहीं है ना, हेमिस्फेयर मतलब हाफ सॉलिड स्फेयर हो गया, फिर तो ये तो टोटल ये सही है, फिर ये भी सही है और ये भी, कोई कंफ्यूजन नहीं। वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज ए बी वाया द पाथ ए सी बी डिपेंड अपॉन द आर। ए सी बी, अब यहाँ का और यहाँ का ए सी बी जब भी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे हेमिस्फेयर रेडियस आर प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा तो यहाँ, अब ये कैसा भी है बोला नहीं है, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे और परपेंडिकुलर होगा, और ए सी बी की तरफ जाओगे तो पाथ से क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट। या फिर दिख रहा है अगर मान लो कि बाहर का वेरी स्ट्रॉन्ग, मान लो कि कंडक्टर भी नहीं है कुछ और है, तो फील्ड जो है वो हमेशा डायरेक्शंस जो बाहर का है वो तो वही रहेगा, तो फील्ड हमेशा किधर है, इधर है, ऐसे है, तो फील्ड तो कांस्टेंट है ना। तो फील्ड कांस्टेंट है, एक चार्ज को तुम ऐसे 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 करके ले जाओ, यहाँ तक ऐसे ले जाओ, कैसे भी करके ले जाओ, तो वर्डन बाई जो फोर्स होता है कांस्टेंट, फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स भी क्या हो गया कांस्टेंट क्यू वी। और जब भी फोर्स कांस्टेंट होता है तो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट सबके केस में सबका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर ही तो है, सबका डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो सबका डिस्प्लेसमेंट इधर है तो ये हो जाएगा 2r, और इसका कोई कंपोनेंट इधर है क्या, नहीं, तो 2r लिखोगे। अब इसका कंपोनेंट इधर में या फोर्स का इधर में कंपोनेंट है क्या, नहीं, तो ये वर्डन तो ऐसे ही क्या आने वाला है 0, और वो तो पाथ से इंडिपेंडेंट आएगा। जैसे मान लो कि ए से सी तक भी ले जाते हैं ना तो 0 नहीं आता, बट पाथ से इंडिपेंडेंट कैसे भी ले जाओ तो कांस्टेंट फोर्स का वर्डन जो है ना वो पाथ का फंक्शन नहीं होता है। और यहाँ फील्ड कांस्टेंट है तो दो है, मान लो कि अगर कंडक्टर है तो जो भी चार्ज इंड्यूस्ड होगा या फील्ड जो होता है कंडक्टर पे हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, तो अब उससे तो तुम्हारा वर्डन 0 होगा। अब मान लो कंडक्टर नहीं है, कुछ और है, मटेरियल है, कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो फील्ड इनिशियल अपॉन के हो जाता है, तो फील्ड का डायरेक्शन तो वही है, टोटल फील्ड ई अपॉन के, ई इनिशियल होता है। अब फील्ड का डायरेक्शन अगर वही है तो कांस्टेंट फील्ड है तो फोर्स भी क्या होगा कांस्टेंट। तो व्हाट डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज ए टू बी ऑन द पाथ डिपेंड अपॉन द आर, नहीं, पाथ का फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि पाथ का फंक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो फोर्स है या फील्ड है वो कांस्टेंट है, दैट्स वाई ये नहीं होगा। इसका आंसर बस ए एंड सी हो जाएगा। ओके हाँ, अब ये जो 40 नंबर प्रॉब्लम है ये भी सिंपल है, फ्राडे लॉ और लेंज लॉ, सिंपल, बाहर पुल कर रहे हैं तो फ्लक्स घट रहा है, जैसे भी बनाओ फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाएगा,
करंट का डायरेक्शन ऐसे करेगा, लेंज ने क्या बोला, रीजन को अपोज करेगा। सबसे पहले करंट चाहिए तो इंड्यूस ईएमएफ तो जो पीएस सेक्शन है उसी में आएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ बीएलवी लिख दो। और रेसिस्टेंस तो लेमडा दिया हुआ है, टोटल लेंथ 2a+2b, तो लेमडा मल्टीप्लाई 2a+2b, आई आ गया E/R। तो आई का वैल्यू जो है वो तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बोल रहा है करंट विल क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सब देखो हो क्या रहा है, अगर इसको आगे मूव कर रहे हैं तो फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बी का वैल्यू जो क्रॉस में है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बी को क्या करेगा, लेंस के अकॉर्डिंगली बी को बढ़ाएगा, और बी है कि इधर क्रॉस में, तो बढ़ाएगा कैसे, क्रॉस में ही डाल के। तो फिर अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तभी तो क्रॉस में देगा, बढ़ाएगा। तो दूसरा है कि डायरेक्शंस लुकिंग टॉप, करंट क्लॉकवाइज टॉप से अगर देख रहे हो तो क्लॉकवाइज होगा, ये भी सही है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये इधर जा रहा हो, जाने से रोकना है। अगर क्रॉस में पहले से बी है तो करंट ऊपर भेजेंगे, मोशन ऐसे कर रहे हैं ना रॉड का, तो आइडियल क्रॉस बी, तभी तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा तभी तो ये उसको अपोज करेगा। तो करंट का डायरेक्शन जो ये रॉड है इसमें किधर होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। अपवर्ड हो गया तो कैसे होगा, अपवर्ड हो गया तो कैसे करंट जा रहा है, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज। Vp माइनस वीएस, और ये V इज द पोटेंशियल। अब ये देखो करंट ऐसे जा रहा है हायर से लोअर, तो ये निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। और Q से R, Q से अब हायर से लोअर, ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। तो कैसे हो सकता है एक निगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू के बराबर हो सकता है, नहीं, ऐसे ही स्टडी किया। हाँ मैग्नीट्यूड बोलता तो सेम होता है, क्योंकि पूरा लूप में एक ही करंट जा रहा है, और रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस पर लेंथ कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, बट साइन वाइज दोनों माइनस में आ गया, दैट्स वाई वो सी ऑप्शन नहीं हुआ। द देयर कैन नॉट बी एनी इंडक्शन इन पार्ट एस आर, एनी इंडक्शन इन पार्ट एस आर। इंडक्शंस क्यों होगा, इंडक्शंस क्यों, इंडक्शंस तो कुछ होगा ही नहीं। देयर कैन नॉट बी एनी इंडक्शंस इन पार्ट एस आर, इंडक्शंस क्यों हो गए, इंडक्शंस तो हो गया ही नहीं इसमें। और कुछ था नहीं, और कुछ नहीं है, सारा हमने कर दिया। अब अगर हम बात करें कि कैसा पेपर था, स्टार्टिंग से ही कर देते, कौन कौन से अच्छे थे। ये सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, फेजर डायग्राम सिंपल, सिंपल यंग मॉडल्स सिंपल, ये अगर जानते हो तो ही बनेगा, नहीं जानते हो नहीं बनेगा। फॉर्मूला पुटिंग, डी ब्रॉगली सिंपल, ये थोड़ा थिंकेबल था, थोड़ा थिंकेबल था, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ सब कोई बना ही लेगा। ये सिंपल, ये भी सिंपल, ये छाट सकते थे ऐसे भी बिना बना के भी। ये बहुत सिंपल, डायमेंशन एरर ये सब हमेशा सिंपल ही देता है, ये बस वेक्टर का फॉर्म है। ये काइनेमेटिक सिंपल है, ये भी सिंपल है, ऑलरेडी मिलेगा, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल है। अगर फॉर्मूला से पढ़ रहे हैं तो नहीं बनेगा सिंपल, हम लोग कैसे स्केप वेलोसिटी करते हैं तो बन जाएगा आसानी से, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आसान है डायरेक्ट। ये एक अच्छा प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, मैथमेटिकली दिया हुआ है, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, ये सब जगह करते हैं, ये भी सब जगह करते हैं, बट यही मेन के अकॉर्डिंगली अच्छा प्रॉब्लम है, नॉट फॉर एडवांस। बट अगर बोलोगे तो एडवांस में भी इस तरह के प्रॉब्लम आए हैं, और ये WBJ पूछा है, ये बहुत बार करते हैं, बट जो किए हैं उनसे सीधे एक बार में दिख जाता है, टिक कर देते हैं, नहीं किए हैं वो नहीं। हाँ ये एडवांस के लेवल से भी अच्छा है, मेंस के लेवल से, और WBJ ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सेट किया है, तो ये एक अच्छा है, सब लोग नहीं कर सकते ये। अगर हम मतलब जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ना वो सीधे रट्टा मार, जो अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना ऐसे कि नीट जैसा कि रट्टा मार रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, उनसे पेपर अच्छा नहीं होगा। तो जो ट्रेंड अब देखा जा रहा है ना, चाहे नीट हो चाहे WBJ हो, जो भी ट्रेंड देखा जा रहा है फिजिक्स को लेके ना, अगर कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स आपको आता है, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हो, रट्टा नहीं मार रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, सबका इब्बट वाट का संबल लेके बैठे हो, सब कुछ समझ रहे हो, प्रॉब्लम बनाते बनाते नहीं पढ़ रहे हो, पहले सीख रहे हो उसके बाद प्रॉब्लम बना रहे हो, ऐसा अगर फिजिक्स कर रहे हो, विजुलाइज करके कर रहे हो, प्रैक्टिकल थिंक करके कर रहे हो, तभी आपका आप पेपर अच्छे जाने वाला है, अदरवाइज फिजिक्स बहुत प्रॉब्लम करेगा। जो नीट में भी अब वैसे ही कर दिया, WBJ में ये देख ही लिया। अब अर्थिंग का कॉन्सेप्ट ही है कि अगर अर्थ कर देते हैं तो
charge may moves to the surface from the earth or moves to earth from the surface such that the potential of that earthing surface is equal to 0। तो बस ये Q वैल्यू फाइंड कर दिया और पोटेंशियल फाइंड कर लिया। ये एक अच्छा है, बहुत लोग पढ़ाते हैं इसको, जो नहीं पढ़ाते वो गलती कर सकते हैं। टोटल फोर्स जो है वो थोड़ा मीडियम चेंज करने पे चेंज होता है, बट कूलम्बियन फोर्स पॉइंट चार्जेस के बीच में इंटरैक्टिव फोर्स जो होता है वेरी स्मॉल मीडियम चेंज करने से या तीसरा चार्ज है या नहीं है उससे अफेक्टेड नहीं होता है। तो जो लोग ये जानते हैं वो तो सीधे ये उड़ा दिए होंगे। 26 भी आसान है, 27 हाँ, अगर इतना नहीं करना है जितना मैंने किया है ना यहाँ पे, इतना करना नहीं है। ये आपको रिलेशंस याद होना चाहिए और ये अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हैं तो ये मिलता ही मिलता है। बहुत बार पहले इसमें नीट में ये सब में एग्जाम में पूछ चुका है ये रिलेशंस। तो ये अब इतना मैंने किया है क्योंकि जिनको नहीं मालूम है उनको ये मालूम चल जाए। बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। 28 ये भी स्टैंडर्ड है, यहाँ इस तरह का पूछा जा चुका है, लूप बना के ऊपर नीचे वेरिएबल करके एडवांस में पूछा जा चुका है। सिंपल है, बस डायरेक्शन से ही छाट सकते थे, माइनस में बनाने का भी जरूरत नहीं था, बट डायरेक्शंस में ही छोड़ दिया था, ये दूसरी बात है। ये भी सिंपल है, डेल्टा क्यू डेल्टा फाई अपॉन आर, इंडिपेंडेंट चेंज इन फ्लक्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें पहले भी क्वेश्चन बहुत बार किए हैं। यार टॉर्क ही जीरो है, ये सिंपल है, पोटेंशियल में 1 to 1 नंबरिंग कर लो तीनों, ये बहुत बार कॉमन है। इसमें बस अगर लिनियरली जीरो नहीं कराया ना तो ये फंस जाएगा। हाँ ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, बट ये P1 कांस्टेंट क्यों दे दिया है, V1 to V2 कांस्टेंट P1 वो मुझे नहीं मालूम। तो इसमें कुछ अब उसका बिना मैंने P1 कांस्टेंट लेके किया ही नहीं। हाँ इसमें ये दे सकता था कि इन टर्म्स ऑफ P1 क्या होगा तो फिर सही है, बट एट ए कांस्टेंट प्रेशर P1 ये क्यों दिया है मालूम नहीं। ये भी सिंपल है, 34, ये भी 35, ये भी मॉडर्न फिजिक्स का है। ये एनर्जी से रिलेटेड एक जनरल प्रॉब्लम से है, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, अगर इसको बात करें तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। ये सब जगह मिलता है, ये भी सब जगह मिलता है, बहुत बार पूछ चुका है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये भी सब जगह मिलता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ तो इट्स ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस। अब अगर कोई पूछे कि पेपर कैसा था, ऑब्वियसली पहले जैसा भी पेपर हुआ है ना उससे थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट नहीं बोलते इसको, एकदम सा डिफिकल्ट नहीं है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो सबसे पहला तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि फिज़िक्स को कॉन्सेप्चुअल पढ़ना करें। अगर आप नीट का भी प्रिपरेशंस करते हो या कोई सा भी छोटा एग्जाम का, तो आप पहले जैसा फिज़िक्स को याद करके प्रॉब्लम बना के सीख जाओगे तो वो सब गलत है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपके जो मार्क्स हैं वो किसी भी एग्जामिनेशंस में अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे तो पता नहीं, कल रात तक मैंने देखा था तो सॉल्यूशंस कहीं दिखा नहीं था, मैंने पोस्ट कर दिया था अपने बच्चों को, वीडियो सॉल्यूशंस कहीं नहीं था। तो मैं सोचा था रात को ही कर लूँ, बट मैं स्टेशन चला गया था, किसी को ड्रॉप करना था। तो मैं फिर आज सुबह ही उठ के ही, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे हैं, एज ए टीचर्स मेरा काम ही है पढ़ाना, बहुत सालों से पढ़ा ही रहा हूँ। तो बच्चों के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जो पूरा टाइम है उनको दूँ, तो मैं कल ही कर देता। एक्चुअली में मैं कर रहा था और बेड पे करते करते ही सो गया था। तो बस 2-3 प्रॉब्लम था, अगर नींद नहीं आता तो रात में ही अपलोड कर देता। तो अभी मैं उठा हूँ, ब्रश भी नहीं किया हूँ, बस बेड पे ही था, तो फिर मैं उसको बस टेबल पे लेके और 2-3 जो थे उसको बनाया और फिर ये कर दिया। तो आप देखना, फिर अगर कोई और इंडिविजुअली किसी को किसी प्रॉब्लम में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं पर्टिकुलरली उस प्रॉब्लम पे लाइव क्लास लेके या फिर कुछ और तरीके से मैं अपलोड कर दूंगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, मैं तो यहाँ दुर्गापुर में हूँ, मेरा नाम सुरजीत सर है, एज ए के सर, मोर देन 16-18 ईयर्स एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। विद्या मंदिर क्लासेस HOD VMC दुर्गापुर सेंटर में हूँ। जो भी बच्चे रियल में पढ़ना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग हैं, एबिलिटी है, थोड़ा भी IQ लेवल है और पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसे हैं या नहीं है, फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम है, अगर रियल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग आओ सेंटर पे, मेरे से मिलो,
हम लोग हैं नॉट ओनली फिजिक्स। आपको जो भी है, आप जेई का या नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप आओ। आपको पढ़ने के लिए पैसे पे करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कंडीशन सप्लाई है। कंडीशन सप्लाई पैसे के लिए नहीं है। आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे, मैं हम लोग बाहर कर देंगे। हम लोग को फील होना चाहिए कि हाँ, जिस बच्चे पे हम लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं वो रियल में कुछ करना चाहता है। टाइम पास करने के लिए फिर नहीं। अगर आप रियल में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, और उसे हम लोग को भी अच्छा है। एक हम लोग जहाँ रहते हैं सोशल्स में, एक बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है तो वो खुद के लिए, फैमिली के लिए, पूरे सोशल्स के लिए बहुत अच्छा करता है। तो आप रियल में अगर हार्ड वर्किंग हो, कुछ बनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, और एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी पुअर फैमिली को बहुत रिच बना सकता है, हर एक सेंस में, नॉट ओनली मनी, किसी भी सेंस में बहुत रिच बना सकता है। तो आप अगर रियली में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप आओ, जितना पढ़ना है पढ़ो, पूछो, हम लोग हैं, हम लोग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ब्रश करना है, फिर आज संडे वाला क्लास भी है। तो फिर अब बाद में मिलते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली जो जो जितने सारे आंसर्स मैंने दिए हैं उसमें मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। मैंने अपने अकॉर्डिंगली सबके आंसर्स 100% कॉन्फिडेंस के साथ दिए हैं। आप लोग मैच कर सकते हो, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है। मैं अपने आंसर्स का चेंज नहीं करूँगा, मुझे किसी भी ऑप्शंस में कोई कंफ्यूजन्स नहीं है। तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हो। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग जेई मेन एग्जाम एंड एडवांस एग्जाम। तो अच्छे से पढ़ाई करना, पेपर जरूर बनाना, सिर्फ थ्योरी नहीं करना, पेपर बनाना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बनाओगे, स्पेशली जेई मेन के लिए, जो पेपर नया नहीं करो, जितना इतना सारा पेपर है पहले का, वही सब करो। अभ्यास नहीं करना, उसमें अच्छे प्रॉब्लम नहीं है। एनडीए के साइड पे जो है वो नहीं करना। ऑलरेडी बहुत सारे पेपर हैं, चाहिए तो कमेंट सेक्शंस में बोल देना, मैं लिंक दे दूंगा। हम लोग सब सारा पेपर को कंपाइल करके रखें। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर। अब इसको बंद कैसे करते हैं? हाँ, यहाँ से बंद करते हैं।